हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं और यूपी स्कॉलरशिप का लाभ लेते हैं। भले ही आपने फॉर्म सभी सही तरीके से सारे डाटा को फिलअप किया है, आपके डाटा में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, फिर भी आपका फॉर्म आगे चल के रिजेक्ट हो जाएगा। इसके कई कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, और भी मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दूसरा स्टेटस ये आपको दिख जाएगा। काफ़ी कई जगहों से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट होने का रीज़न क्या क्या होता है, और ये आपने जो फॉर्म में भरा है, जो भी डिटेल्स आपने भरा होगा, वो सारी चीज़ें आपकी सही भी होंगी। ये आपके प्रीवियस ईयर का स्टेटस है, सारी चीज़ें सही भी होंगी, फिर भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्म की स्थिति देखते हैं कि फॉर्म की स्थिति किस तरीके से रहती है। और इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने कुछ बेसिक से डिटेल्स, जैसे कि आय जात का अब आपका विवरण हो गया, वो डाटा आपने गलत भी भर दिया है, जैसे कि आपका एक्सपायर हो गया, तो आप सोच रहे होंगे कि हम क्या करें, नया बनवा लिया आपने, तो आपका वो ओल्ड वाला ही चल जाएगा। ठीक है, जब तक आप किसी कोर्स में है, फर्स्ट ईयर में आपने अटैच कर दिया है, तो वो आपके फाइनल ईयर तक चलता रहेगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके पूछते भी रहते हैं। ठीक है, तो कुछ जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको मालूम भी नहीं चलेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसको बताने से पहले आप अपने फॉर्म की स्थिति देख लीजिए। ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का विवरण है, इसमें आपने नॉर्मली तरीके से रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। इस बार की स्थिति की बात करें, चाहे आपने फ्रेश फॉर्म भरा हो चाहे रिन्यूअल फॉर्म भरा हो, तो इस बार की स्थिति की बात करें तो ईमेल वाले ऑप्शन में आपके जो फ्रेश वाले खास करके बच्चे हैं उनका ऑप्शन नहीं आ रहा है, या फिर कहिए कि माता का नाम नहीं आ रहा है, तो ये आपका आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली कैच कर लिया जा रहा है। इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर शैक्षणिक विवरण में आए तो यहाँ पे आपका जो भी आपका ब्रांच होगा या फिर जो भी आपका कोर्स होगा वो सही सही फिलअप होना चाहिए। फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, जो छठा पॉइंट है, हॉस्टल में रहते हैं या बाहर रहते हैं। अगर हॉस्टल में रहते होंगे तो आवासीय छात्र रहेगा, बाहर रहते होंगे तो दीवा छात्र रहेगा। और ये चौथा पॉइंट है कक्षा का वर्ष एवं अवधि। आप मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पे 2-3 रहेगा, 3 साल का आपका कोर्स है और सेकेंड ईयर में है। ये फर्स्ट ईयर में है तो 1-3 इनका है, ये भी आपका सही होना चाहिए। ये जो आपका है इनरोलमेंट नंबर, यानी कि बोर्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, किसी भी बोर्ड से हैं, तो ये आपका गलत भी रहता है तब भी बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। इसलिए कि इनरोलमेंट नंबर की सहायता से बहुत ज़्यादा इनरोलमेंट नंबर से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हाँ, ये जो 8वां पॉइंट है आपका कि इस साल आपका एडमिशन किस डेट में हुआ है, ये आपका सही होना चाहिए कि हाँ आपका एडमिशन हुआ है, और हुआ है तो किस डेट में हुआ है। और इससे पिछली साल, यानी कि मान लीजिए कि ये फर्स्ट ईयर में है तो मान लीजिए कि 12th करके आए हैं, तो 12th में आप पास थे या फिर फेल थे, तो पास मतलब कि प्रीवियस ईयर में आप पास होने चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप जिस बेस पे आते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हाई स्कूल के बेस पे आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर हाई स्कूल फेल होंगे तो पॉलिटेक्निक नहीं कर पाएंगे। तो मतलब प्रीवियस ईयर आपका पास होना चाहिए। मान लीजिए कि आप किसी कोर्स में फाइनल ईयर में हैं, इस बार सेकेंड ईयर में थे आप, तो सेकेंड ईयर में आप फेल हो गए, फिर आप सेकेंड ईयर में ही पढ़ने वाले हैं, तो एक साल कहिए कि आप मान लीजिए पहले भी भरे होंगे और फिर आप फेल हो गए, तो सोचेंगे फिर भर दे, तब नहीं आप भर पाएंगे। एक साल में एक कोर्स में या फिर कहिए कि एक ईयर में आपको एक ही बार फॉर्म भरने का मौका मिलता है। अगर आप फेल होते जाते हैं तो आपको फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से डिटेल्स है, ये तो सभी स्टूडेंट्स के लगभग सही होते हैं। जो मेन यहाँ पे आता है आपका ये जो आय जात का विवरण है, इसमें भी अगर आपका एक्सपायर हो गया है, आपने सही से भरा है, अगर आपका एक्सपायर भी हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक आपका कोर्स है, जब तक आपका 3 साल का कोर्स हो, 4 साल का, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा आते रहेगा। बैंक विवरण में देखिए अब आपका क्या हो रहा है, बैंक में डिटेल्स आपने सही भरे, हो सकता है 1-2 चीज़ें गलत भी हो गई हो, तो आपका आधार कार्ड की सहायता से ऑटोमेटिकली भेजा जा रहा है। और इस बार जो बच्चे होंगे जानते होंगे कि आपका अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है तो जो आपका एनपीसीआई से मैप्ड है उसी में आपका पैसा चला आ रहा है। हो सकता है कि आपने जब वेरिफिकेशन किया होगा तो दूसरा मैप्ड हो, या फिर उसके बाद से आपका ऑटोमेटिकली किसी कारणवश दूसरे में मैप्ड हो गया हो जाकर के, या फिर दूसरे में आपने करा लिया हो, तो उसमें ही आपका पैसा आ जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हाँ आपने जो फॉर्म में भरा है बैंक अकाउंट उसी में पैसा आएगा। इसलिए कि अब आपका आधार कार्ड की सहायता से, डीबीटी की सहायता से, पीएफएमएस की सहायता से जो पैसा भेजा जा रहा है वो आपका अगर 2-3 बैंक अकाउंट है तो जो भी एनपीसीआई से मैप्ड उनको दिखेगा उसमें आपका पैसा भेज दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डिटेल्स भरेंगे वो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज होगा उसी डिस्ट्रिक्ट का आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे आपका रहना चाहिए। ठीक है, शुल्क आपका सही होना चाहिए। अगर शुल्क आप गलत भरते हैं, मान लीजिए कि इनका 11,010 है, आप पता चले कि ये 20,010 भर दें, तो जाहिर सी बात है कि आप अगर आपने शुल्क गलत भरा है तो इसी हिसाब से आपका पैसा भी आता है। उसी हिसाब से मान लीजिए कि इनका 11,000 फीस लगा है तो 11-12,000 इनका स्कॉलरशिप का पैसा आएगा, या फिर 14,000 भी आ जाता है पॉलिटेक्निक के बच्चों का। आपका जो भी कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग उसी के आसपास आता है। तो आप ज़्यादा सोचेंगे कि अपनी ओर से ज़्यादा फीस बढ़ा के भर देंगे, अगर कुछ गलत भर देंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका है गत वर्ष का विवरण। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आप पास होने चाहिए प्रीवियस ईयर में, जो भी आपका प्रीवियस ईयर हो। मान लीजिए कि आप सेकंड ईयर में हैं तो फर्स्ट ईयर में पास होने चाहिए, या फिर आप फाइनल ईयर में है तो सेकंड ईयर में पास होने चाहिए। तो और पास होने के अलावा आप कितने में कितना पाए हैं ये भी आपका यहाँ पे मेंशन रहता है, आपका परसेंटेज क्या है ये भी आपका मेंशन रहता है। ठीक है, अब स्टेटस की सहायता से कुछ बेसिक सी चीज़ें समझते हैं। मान लीजिए कि आपने फॉर्म सही से भरा, सारी चीज़ें आपकी सही है, अब बेसिक सी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट हो जाता है उसका रीजन क्या है वो हम समझते हैं स्टेटस के माध्यम से।
अब देखिए प्रीवियस ईयर की स्टेटस है। एक तो आपका स्टेटस ये हो गया कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है और रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस दिखा रहा है, और यहाँ पे डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, सेम इनकम सर्टिफिकेट नंबर इज यूज्ड विद डिफरेंट फादर नेम, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स मिसमैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। तो ये जब तक आपका कहिए कि यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है और रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ये जब तक वेरीफाई नहीं होता है, ये आपका पहले आपका जैसे मान लीजिए कि आपका स्टेटस अभी फाइनल प्रिंट आपने जमा किया और विभाग में आपका कहिए कि डाटा चला गया, तो ये आपका ऑटोमेटिकली जब स्टेटस शो होगा तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। यहाँ पे जब तक आपका रिजेक्ट और वेरीफाइड ना दिखा दे तब तक समझिए कि ये आपका अभी पेंडिंग में, अभी जांच चल रही है, जांच चलेगी उसके बाद से अपडेट होगा स्टेटस, तो ये ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा अगर आपका पूरा डाटा सही होगा तो। ठीक है, फिर देखते हैं जो मेजर समस्या है, जो मुख्य समस्या है वो कौन सी समस्या है, जिसके कारण पिछली बार की बात करें तो कई हजारों की संख्या में बच्चों का, हजारों क्या लाखों की संख्या में बच्चों का स्कॉलरशिप का फॉर्म रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो समस्या है, चौथा पॉइंट आपको दिख रहा होगा, रिजेक्टेड बाय बैंक, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। ठीक है, और रिजेक्टेड का यहाँ पे रीजन भी देगा कि यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, और यहाँ पे करंट स्टेटस में आपका दिखा देगा कि रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। इसके अलावा जो बेसिक सी चीजें हैं मैं आपको पहले वो क्लियर कर दूं कि मान लीजिए कि अपने फॉर्म में सारी चीजें सही भरी है, हर एक चीज सही है, फिर भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो किन कारणवश? पहला है आपका अटेंडेंस, आपका अटेंडेंस 75% से ऊपर आपके कॉलेज से जो डाटा भेजा जाएगा वो होना चाहिए। जैसे जाहिर सी बात है, अगर कॉलेज वाले भेज दे कि हाँ इसका अटेंडेंस है ही नहीं, या फिर 70% है, 50% है, 40% है, ये आता ही नहीं है, तो इस केस में आपका स्कॉलरशिप का पैसा नहीं आएगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट मैप्ड होना चाहिए, और ऑफिशियल नोटिस में भी आपने देखा होगा, मैंने भी आपको बताया था कि आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन वगैरह हर 3 महीने में करते रहना है, और एनपीसीआई से जो बैंक अकाउंट मैप्ड है, अगर आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, 3 है, तो चेक करते रहना है कि एनपीसीआई से आपका कौन सा बैंक अकाउंट मैप्ड है, और उसमें आपको लेन देन करते रहना है 3 महीने पे। ठीक है, फिर अगर आपका मान लीजिए कि बैंक मर्ज हो जाता है, तो बैंक जब मर्ज हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका बैंक अकाउंट है जो आपने डिटेल भरा है या फिर एनपीसीआई से मैप्ड है, और वो बैंक आपका किसी और बैंक में जाकर के मर्ज हो गया, तो उसका आईएफएससी कोड भी चेंज हो जाता है, तो इस केस में भी आपका स्कॉलरशिप का जो पैसा है वो फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, नहीं आता है। ठीक है, फिर आपका मान लीजिए कि बैंक अकाउंट अगर ब्लॉक है या फिर इनएक्टिव है, आप मान लीजिए कि लेन देन नहीं कर रहे हैं या फिर आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है, तो इस केस में भी आपका पैसा भेजा जाएगा, वो आपका पैसा नहीं आएगा। फिर इसके बाद से एक और मेन रीजन आता है, जब मान लीजिए कि स्कॉलरशिप का फॉर्म आपने भर दिया, सारी चीजें वेरीफाइड हो गई हैं, तो आधार और मार्कशीट में अगर कुछ चीजें मैच नहीं कर रही हैं, मतलब कि आपके रिजल्ट से, मान लीजिए कि आपका हाई स्कूल का जो रिजल्ट है और आधार कार्ड में है वो डाटा अगर आपका मैच नहीं कर रहा है, तो इसके कारण भी आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और गत वर्ष वाला तो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर में आपके मार्क्स जो है वो आपका सही भरा होना चाहिए, आपने 500 में 1000 में कितना पाया था वो आपका सही से होना चाहिए। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिसके कारण से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? जैसे यहाँ पे रिजेक्टेड बाय बैंक दिखा रहा है, यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी दिखा रहा है, तो इसका समाधान क्या है? तो आपको इसके लिए जाकर के बैंक में ही जाकर के केवाईसी कराना होता है, एनपीसीआई से वो मैप्ड हो जाता है, उसके बाद से आपका स्कॉलरशिप का पैसा। अगर इस प्रकार की समस्या आपके स्टेटस में इस बार आती है तो आपको यही कार्य करना है। बहरहाल अभी तो यह आगे की स्थिति है, लेकिन जो मेन आपको मैंने रीजंस बताए, अटेंडेंस की और एनपीसीआई मैप्ड की और ट्रांजेक्शन आपको करते रहना है। बैंक अगर मर्ज हुआ या फिर कोड चेंज हो गया तो इस कारण से भी आपका रिजेक्ट दिखा देगा। बैंक अकाउंट अगर ब्लॉक्ड है, अगर आप लेन देन नहीं करते, इनएक्टिव है, इस कारण से भी आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आधार और मार्कशीट में अगर डाटा नहीं मैच कर रहा है, इस कारण से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स आपने भरे हैं गलत तरीके से भरे हैं, या फिर फीस की जो डिटेल्स है वो अगर आपने गलत तरीके से भरे हैं, तो इसके कारणवश भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। भले ही अभी आपने कॉलेज में जमा किया होगा, ये सारी चीज़ें वेरीफाइड है, लेकिन जब आप स्टेटस चेक करेंगे तब आपकी ये सारी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, खास करके जो अटेंडेंस की चीज़ें हैं इसको आपको विशेष ध्यान रखना है। कॉलेज आपको रेगुलर जाना है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और जल्द ही आपका अब स्टेटस फॉर्म फॉरवर्ड होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जल्द ही आपका स्टेटस भी शो होने लगेगा, तो वो जानकारी आपको मिलती रहेगी। अगर जिसका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो उसको क्या करना है, कैसे उसको करेक्शन कराना है, वो सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेगी जब तक आपका पैसा नहीं आ जाता है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।